नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेताजी की पब्लिक परीक्षा और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 23 मई को फैसला आ जाएगा, किसकी सरकार बनने वाली है ये भी तय हो जाएगा। ऐसे में 5 साल संसद में जोर आजमाइश करने वाले नेताओं की अब पब्लिक परीक्षा की बारी आ चुकी है। बीते 5 सालों में सांसदों ने अपने क्षेत्र में वहां की जनता के लिए कितना काम किया, क्या काम किया, इसके हिसाब किताब का वक्त आ चुका है। नेताजी के 5 साल के कामकाज का लेखा जोखा रखने वाली जनता को भी वोट की चोट का बेसब्री से इंतजार है। सीकर संसदीय क्षेत्र की जनता अपने सांसद सुमेधानंद सरस्वती के कामकाज से कितना संतुष्ट है और उनके विकास के दावों से कितना इत्तेफाक रखती है। हमारे खास कार्यक्रम नेताजी की पब्लिक परीक्षा के जरिए हम आपको बताने वाले हैं, सामने लाने वाले हैं। अगले आधे घंटे में हम बताएंगे कि सीकर की जनता अपने नेता के बारे में आखिर क्या सोच रखती है। केंद्र सरकार की योजनाएं हकीकत की जमीन पर कितना पांव फैला पाई है, कितना उतर पाई है और जनता को उन योजनाओं का फायदा आखिर कितना मिला। इसके लिए सांसद ने कितनी मेहनत की, कितनी दिलचस्पी दिखाई, हम इसकी भी पड़ताल करेंगे कि मौजूदा सरकार और सांसद जनता की कसौटी पर आखिर पास हो पाए या फिर फेल हो गए। पब्लिक परीक्षा के जरिए हम यह बताएंगे कि जनता ने इन्हें आखिर कितने नंबरों से पास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीकर राजस्थान का एक प्रमुख शहर और लोकसभा क्षेत्र है। यह शहर शेखावटी के प्रवेश द्वार यानी हृदय स्थल के नाम से भी जाना जाता है। सीकर एक ऐतिहासिक शहर है जो मुख्य पर्यटक आकर्षण है। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र की बात करें तो यह क्षेत्र शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन 2014 की मोदी लहर में बीजेपी ने इस मिथक को तोड़ते हुए कांग्रेस का यह मजबूत किला ढहा दिया। वैसे तो शेखावटी अंचल में लोकसभा की 3 सीटें झुंझुनू, सीकर और चूरू शामिल हैं, लेकिन प्रदेश और देश की जाट सियासत में सीकर की अपनी एक अलग पहचान है। शेखावटी का जाट बहुल सीकर जिला प्रदेश में सैनिकों के जिले के नाम से जाना जाता है। सीकर की एक अलग पहचान इसलिए भी है क्योंकि इस क्षेत्र का इस्तेमाल तमाम सियासी दल देश की जाट सियासत में बड़ा संदेश देने के लिए करते रहे हैं। फिर चाहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा सीकर से जाट आरक्षण का ऐलान हो या फिर कांग्रेस के कद्दावर नेता बलराम जाखड़ और पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल का हरियाणा से आकर यहाँ से चुनाव लड़ना ही क्यों न हो, सीकर के वर्तमान सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती भी सीकर से न होकर पड़ोसी राज्य हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं और जाट समुदाय के हैं। सीकर की राजनीतिक पृष्ठभूमि। आजादी के बाद 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में सीकर लोकसभा सीट पर रामराज्य पार्टी ने जीत हासिल की। इसके बाद 1957 और 1962 के चुनाव में लगातार 2 बार कांग्रेस के रामेश्वर लाल टाटिया यहां से सांसद बने। 1967 का चुनाव भारतीय जनसंघ से गोपाल बाबू ने जीता, तो वहीं 1971 में कांग्रेस ने एक बार फिर से वापसी की। 1977 की जनता लहर में कांग्रेस यह सीट बचा नहीं पाई और भारतीय लोकदल के टिकट पर जगदीश प्रसाद ने बाजी मारी। 1980 के चुनाव में जनता पार्टी एस के कुंभाराम आर्य यहां से चुनाव जीते। 1984 में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे बलराम जाखड़ ने बीजेपी के बड़े ब्राह्मण नेता घनश्याम तिवारी को हराकर सीकर में जीत का परचम लहराया। लेकिन 1989 के लोकसभा चुनाव में पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल ने जाखड़ के सामने ताल ठोक कर मुकाबला दिलचस्प बना दिया। हालांकि जाखड़ यह चुनाव देवीलाल से हार गए, लेकिन 1991 के चुनाव में कांग्रेस के बलराम जाखड़ ने एक बार फिर से इस सीट पर वापसी की। 1996 के चुनाव में भी कांग्रेस को पर जीत हासिल हुई, लेकिन इसके बाद लगातार 3 बार सीकर संसदीय सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा। 2014 की मोदी लहर में एक बार फिर से बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा जमा लिया। सीकर के सियासी समीकरण हाल के दिनों में बदले हैं, क्योंकि बीजेपी के 3 बार के सांसद रहे सुभाष महरिया अब अपने भाई समेत कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। सीकर लोकसभा क्षेत्र का सामाजिक ताना बाना भी जान लेना आपके लिए जरूरी है, ताकि यहाँ का राजनीतिक समीकरण और भी आप समझ सकें। सीकर लोकसभा क्षेत्र संख्या 5 एक सामान्य सीट है, जिसे सीकर और जयपुर के कुछ हिस्से को मिलाकर बनाया गया है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की जनसंख्या 26,90,773 है, जिसका 78.43% हिस्सा ग्रामीण और 21.57% शहरी आबादी है, जबकि कुल आबादी का 15.26% अनुसूचित जाति और 3.37% अनुसूचित जनजाति है। यहाँ की कुल आबादी का 82% हिंदू और 12% मुस्लिम है। साल 2014 के चुनावी आंकड़ों के मुताबिक सीकर संसदीय सीट पर मतदाताओं की संख्या 17,70,424 है, जिसमें 9,44,231 पुरुष और 8,26,193 महिला मतदाता हैं। सीकर लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इसमें 24वीं विधानसभा जयपुर का हिस्सा है।
चौमू में माली समुदाय की अच्छी खासी आबादी है, लिहाजा इस इलाके में माली वोटर अहम भूमिका अदा करता है। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सीकर की 8 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों पर कब्जा जमाया है, जबकि खंडेला विधानसभा सीट पर निर्दलीय और चौमू सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की। आपने विधानसभा चुनाव में सीकर की जनता का मूड देखा। अब हम आपको बताते हैं कि 2014 का जनादेश क्या था। सीकर जाट बहुल क्षेत्र है, इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी ने ज्यादातर यहां से जाट उम्मीदवार ही मैदान में उतारे हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में सीकर संसदीय सीट पर 60.2% मतदान हुआ था, जिसमें बीजेपी को 46.9%, कांग्रेस को 24.4% वोट मिले थे। बीजेपी से स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को 4,99,428 वोट मिले थे, तो कांग्रेस से प्रताप सिंह जाट को 2,90,232 वोट हासिल हुए। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सुभाष महरिया को 1,88,841 वोट मिले थे। नेताजी की पब्लिक परीक्षा कार्यक्रम में हम सीकर संसदीय सीट की पड़ताल कर रहे हैं। हमने लोगों से जानने की कोशिश की कि किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी और स्थानीय सांसद सुमेधानंद सरस्वती को लेकर उनकी राय क्या है, सरकार की किन योजनाओं का फायदा उन्हें सीधा मिला है, किसानों ने, छात्रों ने, गरीब तबकों में सरकार को लेकर क्या राय है। कर्स अशोक शेखावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सीकर लोकसभा क्षेत्र की राजनीति और जातीय समीकरण को आपने समझा। सुमेधानंद सरस्वती यहां से सांसद हैं, लिहाजा यह सीट बेहद अहम मानी जा रही। लेकिन सुमेधानंद सरस्वती के कामकाज से लोग आखिर कितने खुश हैं? लोग केंद्र की बीजेपी सरकार को लेकर क्या सोचते हैं? किन योजनाओं से देश की जनता खुश है? इन तमाम बातों को जानने की बारी आ चुकी है। हम जनता के बीच पहुंचे और जनता की नब्ज को टटोलने की कोशिश की। हम जनता ने क्या कहा, रिपोर्ट में दिखाते हैं। केंद्र की मोदी सरकार के 5 साल पूरे होने में अब बेहद कम दिन बाकी है, लिहाजा हम जनता के बीच जाकर जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र की सरकार को लेकर लोगों का क्या सोचना है। हमारी टीम इस वक्त सीकर लोकसभा क्षेत्र में है। हमारी टीम अलग अलग विधानसभा सीटों में पहुंची और हमने अलग अलग तबकों से बातचीत की। मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग और गरीब तबकों को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं बनाई हैं और उन योजनाओं का काफी फायदा भी लोगों को मिल रहा है। सीकर लोकसभा क्षेत्र में हम महिलाओं के बीच पहुंचे और उनसे मोदी सरकार की अलग अलग योजनाओं के बारे में पूछा। नेताजी की पब्लिक परीक्षा में हम हैं सीकर के पिपराली गांव में, और केंद्र सरकार की जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये वो मकान बन रहा है एक लाभार्थी का, किशोर सिंह जिनका निधन हो गया, उनकी बेवा हैं, उनको ये लाभ मिला है। और ये उनके लिए ये किसी जीवनदान से कम नहीं है, क्योंकि पति का साया उनके सर से उठ गया। अब जो है वो खुद विकलांग हैं, तो निशक्तजन है। उनके लिए सरकार की ओर से काफ़ी सुविधाएं भी उनको मिली है, उज्ज्वला योजना में मिली है, इसके अलावा इनको आवासीय योजना में भी उनको राशि मिली है, जिसके तहत इनको आशियाना मिल रहा है। आपको कितना रुपया अभी तक इस आवासीय योजना में मिला है? ये मकान का क्या? हाँ 30,000 रुपये की एक किस्त मिल गई। एक किस्त मिल गई, और दूसरी किस्त 48,000 की मिल गई। 2 किस्तें आपको मिल गई और तीसरी किस्त मिलनी है, ये पूरा हो जाएगा जब? तीसरी किस्त और लिपाई सिपाई हो जाएगी जब मिलेगी। तीसरी किस्त जो है वो आपको पूरा होने पर मिलेगी। अच्छा, क्या मानते हो कि सरकार की योजनाएं आपके कितना जीवन में खुशहाली लाई है? लाई है, देखो हमारा तो जीवन सुधारी हुई है। अच्छा। भाई मेरा बच्चा छोटा छोटा ही, मेरा कम्मा बड़ा कौन है, कम्मा बड़ा है तो मर गयो। अब हम आस्ती कोई ध्यान की धंधो कर सके कोई नहीं, मैं पैरों से विकलांग हूँ और मेरे तो सेवता सरकार की तरफ से ही हो रही है। आपको ये प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पैसा मिला, कितना रुपया मिला? 20 लाख 20,000 रुपए मिले हैं आपको। पहले क्या था और कितनी आपको? पहले मेरा टेन ही 20-30 बेचारा बे सहायता करी जना मेरा मकान हो। क्या क्या परेशानी आती थी जब आपके पहले? टेना मत आए थे, पानी में भीजा, दुख पावा सा गिरा। अच्छा। अब आपको जब मकान है कच्चा मकान था, अब आपको जब ये योजना से लाभ मिला है उसके बाद में आपको कैसा लगता है? और ये योजना का जो लाभ मिलना था उसमें आपको कोई परेशानी हुई या क्या क्या हुई? बढ़िया हुआ, मेरे तो कुछ हो तो सा गिरी। अच्छा, कैसा मतलब किन का योगदान विशेष रूप से रहा आपका
इस पूरे काम में, योजना का लाभ दिलाने में? मोदी जी का। मोदी जी ने आपका काम, आप क्या देखते हैं माता जी, आपको जो मकान का एक जो आवासीय योजना के तहत आपको लाभ मिला है? हाँ, साहब पहले बहुत परेशानी है। मैं बीजता, तिरपाल तानता, रोटी बनाता, रो रोटी बना रखा था। अब हमारा तो मौज है। मोदी जी हमारे लिए तो बड़ो अच्छा काम करिए है और गरीबों की सहायता करी है। मैं तो वहाँ के लिए आधी रात का भी हाजिर हूँ। आधी रात को भी हाजिर हैं, ऐसा कहना है। आपके मानो कि जो योजना में लाभ मिले, मोदी जी अच्छो काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? अच्छे कर रही। हाँ, अगलो चुनाव में के रेसी उज्ज्वला योजना की पड़ताल करने के बाद हम किसानों के बीच पहुंचे। असल में हम जानना चाहते थे कि किसानों की राय केंद्र की सरकार को लेकर क्या है। मोदी सरकार किसानों को लेकर तमाम दावे करती रहती है, पर असल हकीकत क्या है इसका पता लगाने हम किसानों के बीच पहुंचे। हमने देखा कि केंद्र सरकार को लेकर किसानों में थोड़ी सी नाराजगी है। नेताजी की पब्लिक परीक्षा में हम पहुंचे हैं किसानों के पास, और किसानों के पास पहुंचकर हम जानेंगे कि फसल बीमा योजना का इन लोगों को कितना लाभ मिला, क्या इन तक ये योजना पहुंची, इनको इस योजना के बारे में कितना पता है और इस योजना से इनको कितना लाभ हुआ। हमारे साथ सीकर के किसान हैं काफ़ी संख्या में। हम इनके खुद घर पहुंचे हैं और पड़ताल करेंगे कि फसल बीमा योजना में इन लोगों को कितना लाभ मिला है। और जी, फसल बीमा योजना के बारे में पता है? केंद्र सरकार की जो फसल योजना बीमा बैंक के अंदर ही सीमित रह जाती है। अच्छा, न कभी बैंक वाले कैंप लगाते हैं, न किसान को बताते हैं, और फिर किसान के ऊपर उसकी किस्त अदा करने के बाद में आज तक किसी भी बैंक वाले ने ये नहीं कहा है कि किसान की ये इतने पैसे बीमे के आपको मिले हैं। आपको लगता है कि इस योजना का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा? फिर इसका मतलब इस योजना का लाभ इन सरकार की पॉलिसी से नहीं मिल रहा है। अच्छा, सरकार ने पॉलिसी तो किसानों के हित के लिए बनाई है, तो इसमें कहाँ पे आपको लगता है खामी की किसान तक ये योजना नहीं पहुँच रही? 60% नुकसान के ऊपर जिसने पॉलिसी बना रखी है वो 60% नुकसान दिखाते नहीं है। हाँ। और इससे किसान को वो फायदा मिलता नहीं है। अच्छा, ये जो खराबे पर जो फसल बीमा योजना का एक क्लू है, इसमें आप क्या मानते हैं कि क्या होना चाहिए? इस पे कम से कम छूट हो के 33% होना चाहिए, जिससे कि वो, दूसरी बात है कि ग्राउंड अफसर हैं वो उसकी सर्विस सही नहीं करते हैं। सर्विस सही नहीं करते हैं। हमारे साथ और किसान है। बाबूजी, क्या लगता है कि फसल बीमा योजना का पता है आपको? नहीं पता है, कोई बताता ही नहीं है। कोई बताता ही नहीं है कि भाई ये योजना आती है। ये नेता बीच में ही खा जाते हैं, वो बैंक वाले भी खा जाते हैं, वो सब के सब ये नीचे वाला नेता छोटा छोटा होता है ना, ये सब मिल के खा जाते हैं। नहीं, किसान को एक भी नहीं देता है। आपको पता है ये फसल बीमा योजना क्या थी? नहीं। क्यों नहीं पता चला? क्या कारण मानते हो कि ये पता चलना चाहिए था, क्यों नहीं चल पाया? ये तो ऐसे नहीं चल पाया कि ये छोटे छोटे नेता, बैंक वाला, ये सब मिल के खा जाते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को बहुत सारे ऐसे सहायता दी है जिनके बारे में किसान को बिल्कुल ही जानकारी नहीं है। ये कमियां जिला स्तर से लेके और पटवारी लेवल तक, तहसीलदार लेवल तक ही सीमित रह जाती हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार को गांव-गांव में कैंप लगानी चाहिए और इससे किसानों को अवगत कराया जाए ताकि किसान अपनी शक्ति पूर्ति का दावा पेश कर सके। योजना तो साहब सरकार ने बहुत बढ़िया दे रखी है, लेकिन ये कर्मचारी लोग हमारे तक पहुंचाते नहीं हैं। और कभी फसल का खराबा होता है तो सर्वे करने आते ही नहीं है, इसलिए किसान रोजाना खेतों में रह जाता है और किसान को मालूम ही नहीं पड़ता। किसानों में फसल बीमा योजना को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। इस योजना का पूरी तरह से लाभ नहीं मिलने के लिए केंद्र सरकार और स्थानीय सांसद को लोग दोषी ठहरा रहे हैं। इधर छात्र भी स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया को लेकर ज्यादा खुश नहीं दिखे। सर, हम डिजिटल इंडिया के माध्यम से अब घर बैठे इलेक्ट्रिक बिल, मोबाइल रिचार्ज जो भी है वो हम घर बैठे कर सकते हैं। युवाओं को यह डिजिटल इंडिया का फ़ायदा मिला है। डिजिटल इंडिया से यूथ में काफ़ी परिवर्तन आया है। इसके तहत हम इंटरनेट की काफ़ी सुविधा मिल चुकी है और कोई भी सरकारी वैकेंसी है उसको हम घर बैठे ही देख सकते हैं। मोबाइल से मनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, घर बैठे ही बैंकों से सीधा पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। समय की काफ़ी बचत हो जाती है, इससे समय की काफ़ी बचत हो जाती है। आप क्या मानते हैं? सर, डिजिटल इंडिया के तहत प्रधानमंत्री जी ने बहुत सी सुविधाएं हमें दी है। हम देखते कि कोई पानी पूरी बेचने वाला भी था
तो वो भी आजकल डिजिटल इंडिया का प्रयोग करता है। और जैसे चोरी होती है, बहुत से लोग साथ में पैसा लेके चलते थे, आज उनको ये नौबत नहीं आती, वो आराम से जाते हैं। छात्रों में सरकार को लेकर थोड़ी सी नाराजगी है तो व्यापारियों की भी सरकार को लेकर अलग अलग राय है। कुछ व्यापारी जीएसटी को अच्छा मानते हैं तो कुछ व्यापारियों में जीएसटी को लेकर थोड़ी सी नाराजगी भी देखी जा रही है। जनता को बहुत फायदा हुआ है, व्यापारियों को बहुत फायदा हुआ है। 1 नेशन 1 टैक्स है, थोड़ी दिक्कत हुई पर अब एकदम सही हो रहा है। नोटबंदी से एक तो आतंकवाद पे लगाम लगी है और एक जो काला धन था वो भी बाहर आया है। कैसे आया है सब बताइए। काला धन जो अब रिकॉर्डेड हो गया, टोटल पैसा जो बैंक में जमा कराना पड़ा था नोटबंदी हुई थी तो वो टोटल रिकॉर्ड में आ गया जो भी पैसा है वो। जहाँ तक नोटबंदी का सवाल है, नोटबंदी से सबसे बड़ा देश को फायदा हुआ है। नोटबंदी से एक बार थोड़े दिन तकलीफ हुई थी, मगर नोटबंदी से क्या है कि देश के लिए एक काम अच्छा हुआ है और देश हित के लिए जनता पूरी आज नरेंद्र जी मोदी जी के साथ है। यानी केंद्र सरकार को लेकर अलग अलग तबके की राय अलग अलग है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि वोट डालते वक्त लोग किन बातों को अपने मन में रखते हैं। सीकर से अशोक शेखावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो केंद्र की सरकार को लेकर लोगों की क्या राय है ये तो आपने जान लिया, लेकिन स्थानीय सांसद को लेकर लोगों की क्या सोच है ये भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की। हमने पड़ताल की कि स्थानीय सांसद ने सांसद फंड से कितने पैसे खर्च किए, कहां खर्च किए। साथ ही इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि सांसद सुमेधानंद सरस्वती को लेकर लोगों की सोच क्या है, राय क्या है। हर सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र का विकास करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से सांसद निधि दिया जाता है और हम सीकर संसदीय क्षेत्र में जानना चाहते थे कि सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने संसद निधि से कितना पैसा खर्च किया है। हमारी पड़ताल में पता चला कि सांसद सुमेधानंद सरस्वती अपने संसद निधि का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर चुके हैं। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती वैसे तो पड़ोसी राज्य हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं और जाट जाति से हैं, लेकिन सालों से सीकर के पास पिपराली कस्बे में अपना आश्रम बनाकर रह रहे हैं। सुमेधानंद सरस्वती का नाम सबसे कम संपत्ति वाले सांसद के तौर पर होती है। 2014 के चुनावी हलफनामे में उनकी संपत्ति सिर्फ 34,311 रुपये थी। लोकसभा में सुमेधानंद की मौजूदगी 92% रही। इस दौरान उन्होंने कुल 87 बहस में हिस्सा लिया और 544 सवाल पूछे। उन्होंने अपने कुल आवंटित सांसद विकास निधि का 77% राशि अपने संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों में खर्च किया। सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने सांसद फंड से सीकर जिले में सड़क, पानी, गौशाला, स्वच्छता मिशन, युवाओं के लिए जिम खोला है। ग्राउंड रिपोर्ट में सांसद कोटे से थौरासी गांव में जिम खोला गया है। नहीं, ये सांसद महोदय ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है। हमारे गांव में व्यायामशाला बनवाई है, जिम वगैरह और भी काम करवाए हैं। नहीं, उन्होंने काम अच्छा करवाया है। हाँ, बढ़िया है। जिम की व्यवस्था उनके द्वारा की गई है, ये सारी व्यवस्थाएं। अच्छा, बहुत अच्छा। सभी के लिए खेलने के बाद सारे इसमें प्रैक्टिस करने के बाद जिम में आते हैं एक्सरसाइज के लिए। सुबह भी करते हैं बहुत सारे बच्चे, सबके लिए। ऐसी सांसद से उम्मीद थी क्या आपको? नहीं, ऐसी कहाँ होती है, गाँव में ऐसी व्यवस्था कहाँ ही नहीं देखने को मिलती है, यहीं पे हुआ है। अच्छा, ये कैसे रहा पूरा पता है आपको? थोड़ा किन के द्वारा दिए गए? ये सुमेधानंद जी के उनका ही गया हुआ है पूरा व्यवस्था, पूरा 11 लाख रुपए दिए थे उन्होंने इसके लिए। सीकर से सबसे ज्यादा सैनिक निकलते हैं और यहाँ 70,000 से ज्यादा पूर्व सैनिक हैं और मोदी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन योजना भी लागू कर दिया है। लिहाजा हमने पूर्व सैनिकों से मोदी सरकार के कामकाज को लेकर बातचीत की। हमारे साथ पूर्व सैनिक हैं, इनसे जानते हैं कि जो मोदी केंद्र सरकार ने, जो मोदी जी की सरकार थी, उन्होंने पूर्व सैनिकों की जो 40 साल पुरानी जो मांग थी, समान रैंक समान पेंशन योजना के तहत उनको किस तरीके का लाभ पहुंचा। इनसे पूछते हैं, किसने जानते हैं कि आप क्या मानते हैं कि आपकी जो समान रैंक समान पेंशन योजना थी उसको किस नज़रिए से देखते हैं, कितना आपको लाभ मिला है? इस केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी के राज में मोदी जी के नेतृत्व में जो 40 साल से जो मांग थी और वो इस सरकार ने पूरी की है। हम सभी सेवारत सैनिक और जो सेवा कर रहे हैं वो सैनिक सभी इस सरकार से बिल्कुल खुश हैं। जो पुराने जो पेंशन धारक थे उन्हें कम पेंशन मिलती थी, जो अभी का जो ताज़ा पेंशन आया हुआ है उसी के बराबर जो पेंशन मिल रही है। तो ये बहुत ही सराहनीय योग्य काम किया है। जिसकी 40 साल से मांग थी वो मोदी जी की सरकार ने पूरी की है। कांग्रेस पार्टी ने जो 1 रैंक 1 पेंशन को अटका के रखा था, मोदी जी ने आने के बाद में इसको लागू किया। बाकी अगर कांग्रेस पार्टी जो राफेल वाला मुद्दा छोड़कर पहले अगर राफेल आ जाती तो आज कुछ हालात और होते। मोदी जी देश के लिए
आम पब्लिक के लिए, आर्मी के लिए तहे दिल से बहुत कुछ कर रहे हैं। मामला जो सैनिकों का था, 1 रैंक 1 पेंशन का था, उसको मोदी जी ने 40 साल से लंबित मामला था, सैनिकों का मान सम्मान रख के, और उन्होंने पेंशन का एक बहुत बड़ा हमें तोहफा दिया है। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मोदी जी के शासन में हमारे सैनिकों का जो देश का मनोबल बढ़ाया है। अभी हाल में पुलवामा में जो हमला हुआ, उसका दुश्मन के घर में जाकर उनको मारकर और सुरक्षित सेना के जवान लौटे हैं। तो हम गर्व महसूस करते हैं कि मोदी जी ने हमारे देश की रक्षा और हमारे देश का मान बढ़ाया है। हमने सांसद सुमेधानंद सरस्वती से बात की और उनसे जाना कि वो जनता की उम्मीदों पर खुद को कहां देखते हैं। एक मेरा सपना था जो मैं पूरा भी नहीं कर पाया, वो था खेल के क्षेत्र में यहाँ पर हमारा जो साई है, स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, उसका एक केंद्र हमारे यहाँ पर होना चाहिए। और हमारा स्टेडियम एक ऐसा स्टेडियम होना चाहिए जिसमें पूरे ज़िले के युवा आकर के वहाँ एक हॉस्टल भी हो, साई का सेंटर हो, साई का केंद्र हो। बास्केटबॉल में हमने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। मेरा प्रयास था और वो वहाँ से पैसा, हमारा एक घोषणा भी हो गई थी, परंतु अभी पैसा नहीं आया। मैं प्रयास करूँगा कि 7.5-8 करोड़ रुपया जो हमारी घोषणा हुई थी, वो पैसा इंडोर स्टेडियम के लिए आए और एक साई का सेंटर बने। जैसे बावड़ी के अंदर मेरे काल से पहले हॉकी का लड़कियों का साई का सेंटर बंद हो गया था, मैंने प्रयास करके वो सेंटर प्रारंभ करवा दिया है। कन्याओं का एकमात्र पूरे राजस्थान में यदि कहीं साई का सेंटर है तो वो बावड़ी में है। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ जिम्नास्टिक का सेंटर हो, मेरे यहाँ कुश्ती का सेंटर हो, मेरे यहाँ बास्केटबॉल का सेंटर हो, वॉलीबॉल का सेंटर हो, एथलेटिक्स का सेंटर हो। हरियाणा में 20 सेंटर हो सकते हैं तो राजस्थान में 10 सेंटर क्यों नहीं हो सकते, और वो सीकर में 5 सेंटर क्यों नहीं हो सकते। तो मेरा सपना है कि मैं नौजवानों के लिए इस प्रकार के साई के सेंटर लेकर के आऊँ ताकि खेल के क्षेत्र में मेरे युवा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर झंडे गाड़ सकें। सांसद विकास के दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता का फैसला क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। आगे हम आपको दिखाएंगे कि जनता ने सांसद सुमेधानंद सरस्वती को विकास के मीटर पर कितने नंबर दिए हैं। सीकर से अशोक शेखावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा कि सांसद ने विकास के कितने काम करवाए। लोगों की राय सांसद सुमेधानंद सरस्वती को लेकर आखिर है क्या, और अब वक्त हो चुका है ये जानने का कि सांसद सुमेधानंद सरस्वती को लोगों ने 10 में से आखिर कितने नंबर दिए। सीकर लोकसभा क्षेत्र में हम सांसद सुमेधानंद सरस्वती के करवाए गए कामों की पड़ताल कर रहे हैं। हम ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं, किसानों, व्यापारियों के पास पहुंचे। हमने जानने की कोशिश की कि सांसद को लेकर उनकी राय क्या है और वह सांसद को विकास के मीटर पर कितना नंबर दे रहे हैं। माता जी, आपका ठे सांसद है सुमेधानंद जी सरस्वती मंत साहब, बाका काम काज ने देखता हुआ कितो काम करे, कितो आप लोगों को सार संभाल करे, मिलान जुलान करे। बाने 10 में से कितना नंबर देशो आप? 9 काम काज का हिसाब से कितना नंबर देशो बाने? अब चोखा है ना, चोखा नंबर कितना देशो आप? 9 10 में से 10 नंबर देंगे। किसान, आमजन, स्टूडेंट्स और मजदूरों से जब हमने नेताजी की पब्लिक परीक्षा को लेकर सवाल पूछा कि वो सांसद सुमेधानंद सरस्वती को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे, तो कई लोगों ने सांसद को औसत नंबर दिए। 10 में से 8। 10 में से सांसद सुमेधानंद सरस्वती को कितने नंबर देंगे? मैं 10 में से 9 नंबर देना चाहूँगा। उत्तर में जो काम किया है उसकी बदौलत हम 10 में से 9 नंबर देना चाहेंगे उनको। सांसद जो सीकर के हैं सुमेधानंद जी, वो उन्होंने काम काफ़ी कराया है 5 साल के दौरान। जो भी मूलभूत सुविधाएं थी जो ज़रूरी हैं, जो करा सके वो अपने लेवल पे, क्योंकि राजनीति है, विपक्ष भी सामने होता है, तो वो काम करते हुए बीच में गड़बड़ कर देते हैं काम को। लेकिन इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि काम हो जाए और करवाए भी हैं। मैं 10 में से उनको 8 नंबर देता हूँ। ग्रामीण स्तर पे जो भी प्रधानमंत्री जी कोटे से जो भी काम होता है उन्होंने बहुत ही कर्तव्य निष्ठापूर्ण से निभाया है। मैं उनको 10 में से 7 नंबर देता हूँ। मेरी नज़र में मैं सुमेधानंद जी को 10 में से 8 नंबर दूंगा। 10 में से 7 नंबर दूंगा। हमने किसानों से भी बात की और स्थानीय सांसद को कितने नंबर दे रहे हैं। शिवानंद जी ने, स्वामी जी ने बहुत तकड़ा काम किया है और जगह जगह रोडें बनवा दी, जगह जगह नालियाँ बनवा दी और कॉलेजा भी खुलवाई हैं। और हमारे गांव में ये नर्सिंग कॉलेज भी खुलवा दी और
नीमका थाना में भी उधर बहुत काम किया है। आप 10 में से सुमेधानंद जी को कितने नंबर दोगे? 10 में से हम तो सुभाषनंद जी को तो 10 में से 10 ही देंगे, इतना काम किया है हमारी। 10 में से 10 पूरे ही देता हूँ साहब। 10 से भी हम तो बढ़ा के देना चाहते हैं, या 10 का भी 11 देना चाहते हैं। स्वामी जी का कार्यकाल 100% अच्छा रहा है। मेडिकल कॉलेज उन्हीं की देन है, मोदी जी से लेके आए। बाकी जो ट्रेनें चलाई हैं वो भी उन्हीं की देन है। पूरे जिले में उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया। मैं उनको 10 में से 11 नंबर देता हूँ। 10 में से ऊपर ही है, जितने होते हैं उतने मेरे नंबर। मैं मेरे मुंह से बखान नहीं कर सकता इनका। नेताजी की पब्लिक परीक्षा कार्यक्रम में हमने स्थानीय लोगों से पूछा कि वो विकास के पैमाने पर सुमेधानंद सरस्वती को कितने नंबर दे रहे हैं, और तमाम नंबरों को जोड़कर हमने सुमेधानंद सरस्वती को मिले नंबरों का औसत तैयार किया है। हमारी पड़ताल में पता चला कि स्थानीय लोग सांसद सुमेधानंद सरस्वती को 10 में से 6.5 नंबर दे रहे हैं, यानी सरस्वती को जनता विकास के पैमाने पर औसत नंबरों से पास कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि चुनाव में बीजेपी को सीकर लोकसभा क्षेत्र में कितना फायदा होता है। सीकर से अशोक शेखावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।